हेलो, मैं चित्रा खोटे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजीव। मैं आज आप लोगों को हेरोड-डोमर मॉडल बताने वाली हूँ। हेरोड-डोमर मॉडल जो है वो विकसित देशों के अनुभवों पर आधारित है। ये दो अलग अलग अर्थशास्त्री हेरोड तथा डोमर ने बताया है। हेरोड तथा डोमर दोनों के समीकरण भिन्न भिन्न थे, किंतु इनके निष्कर्ष समान है। इसी वजह से इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है और इनके वृद्धि मॉडल को क्रमशः हेरोड-डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह मॉडल उन्नत देशों के अनुभवों पर आधारित है। अर्थव्यवस्था के निर्बाधित क्रियान्वयन के लिए आय में वृद्धि की दर खोजने में रुचि रखता है। हेरोड और डोमर दोनों ही आय में वृद्धि की वह दर ढूंढते हैं जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था का निर्बाध ढंग से क्रियान्वयन हो सकता है। हेरोड तथा डोमर दोनों के इक्वेशन अलग अलग है, किंतु इनके निष्कर्ष एक ही रहे हैं। इन्होंने निवेश को महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। इनका कहना था कि निवेश जो है वो दो तरीके से कार्य करती है। एक तो निवेश करने के कारण आय में वृद्धि होती है और दूसरी पूंजी की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। पहले को इन्होंने मांग प्रभाव कहा और दूसरे को इन्होंने पूर्ति प्रभाव कहा है। दीर्घकाल में, और इनका कहना था, यदि दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो निवेश को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि आय में तो वृद्धि होती रहे और यह वृद्धि उतनी होनी चाहिए जो कि बढ़े हुए पूंजी स्टॉक की क्षमता के पूर्ण उपयोग करने के लिए पर्याप्त हो। मतलब आय में एक इतनी दर से वृद्धि होनी चाहिए जिससे कि पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि हो रही है, उसकी क्षमता में जो वृद्धि हो रही है, उसका पूर्ण उपयोग किया जा सके। इसके लिए इन्होंने कुछ मान्यताएं ली हैं जो इस प्रकार है। मान्यताएं इस प्रकार हैं। आय का एक प्रारंभिक पूर्ण रोजगार संतुलन होता है। मतलब इन्होंने आय का एक प्रारंभिक पूर्ण रोजगार का एक संतुलन मान लिया है। फिर सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। निवेश उत्पादन क्षमता समायोजन में देर नहीं लगती। मतलब अगर निवेश में वृद्धि होती है तो उत्पादन क्षमता में भी तुरंत वृद्धि हो जाती है। इसमें समायोजन में समय नहीं लगता। एपीएस बराबर एमपीएस, सीमांत बचत प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। एमपीएस औसत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। पूंजी वस्तुओं का मूल्यह्रास नहीं होता है और ब्याज की दरें भी स्थिर रहती है। कीमत स्तर भी स्थिर होता है। और लास्ट इन्होंने कहा कि श्रम और पूंजी का जो अनुपात होता है वो भी स्थिर होता है। डोमर मॉडल। डोमर की रुचि निवेश की वह दर ज्ञात करने में थी जिसके द्वारा उत्पादन क्षमता में तो वृद्धि ही हो, साथ में आय में वृद्धि हो और फिर रोजगार के संतुलन बना रहे या पूर्ण रोजगार को प्राप्त किया जा सके। मतलब इन्होंने अपने इक्वेशन में यह दर्शाया है कि निवेश किस दर से बढ़े कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि बराबर हो आय में वृद्धि के और इससे पूर्ण रोजगार का स्तर बना रहे। इसका उत्तर वे निवेश के माध्यम से मांग और पूर्ति के संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है डोमर ने मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा उस निवेश की दर को ज्ञात करने की कोशिश की और क्या क्या उसके लिए इक्वेशन इन्होंने दिए। इन्होंने जैसे पहले पूर्ति पक्ष को स्पष्ट करते हुए ये मान लिया है कि निवेश की जो वार्षिक दर होती है उसको इन्होंने आई से दर्शाया है और नई पूंजी में मशीनों की उत्पादन क्षमता एस के बराबर होती है। मतलब निवेश की वार्षिक दर, जो ये पूर्ति पक्ष है जो मैं समझा रही हूँ, निवेश की वार्षिक दर आई मान लिया है और नई पूंजी में निवेश की उत्पादन क्षमता एस मान ली है। तब उत्पादन क्षमता एक वर्ष में कितनी होगी, आई इंटू एस, तो आई एस हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि मशीनों का जो ह्रास होता है, उसकी घिसावट व्यय होती है, उसकी वजह से जो उत्पादन क्षमता होती है वो आईएस के समान नहीं बढ़ती है, उससे कुछ कम रहती है। इस वजह से उत्पादन क्षमता को इन्होंने आई और सिग्मा से दर्शाया है। तो इस तरह से इनका सूत्र ये हो जाता है, आई वाई इज इक्वल टू आई सिग्मा। ये इन्होंने पहला समीकरण दिया। इसके बाद इन्होंने मांग पक्ष को स्पष्ट किया है। इसमें इन्होंने गुणक प्रक्रिया की व्याख्या के द्वारा समीकरण प्रस्तुत किया है और इसके लिए इन्होंने राष्ट्रीय आय में वृद्धि डेल वाई को मान लिया है और निवेश से वृद्धि जो होगी उसे डेल आई ले लिया है। और इस तरह उन्होंने कहा कि डेल वाई निवेश में वृद्धि डेल आई की 1/∞ गुणा होगी। अर्थात इनका दूसरा समीकरण फिर आ जाता है, डेल वाई इज इक्वल टू डेल आई 1/∞।
इन्फिनिट होगा। फिर तीसरे समीकरण में उन्होंने मांग और पूर्ति पक्ष दोनों को स्थिर रखा है, स्थिर मतलब एक साथ रखा है। फिर देखिएगा जो तीसरा समीकरण इन्होंने दिया, दोनों को पहले और दूसरे को साथ मिलाने से ये समीकरण इस प्रकार हो जाएगा, डेल आई अपॉन इन्फिनिट इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा और आई इंटू सिग्मा, अर्थात डेल आई अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा एंड इन्फिनिट। तो इन्होंने इस पर मूल्य भी रखे, मतलब अगर हम इस पर कुछ वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जब इस समीकरण को, तो हमको वह दर ज्ञात हो जाएगी निवेश की और उत्पादन क्षमता की, जिससे कि जो प्रति वर्ष चाहिए विकास करने के लिए, किसी अर्थव्यवस्था की प्रगति करने के लिए। जो तीसरा समीकरण है अर्थात ये वाला डेल आई अपॉन इन्फिनिट इज इक्वल टू आई सिग्मा, अर्थात डेल आई अपॉन आई इज इक्वल टू इन्फिनिट सिग्मा। तो इस पर वैल्यू रख के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मूलतः ये जो तीसरा समीकरण है वह यह बताता है कि पूर्ण रोजगार स्तर को यदि अर्थव्यवस्था बनाए रखना चाहती है तो डेल आई अपॉन आई जो है शुद्ध स्वायत्त निवेश की वृद्धि दर इन्फिनिट सिग्मा के बराबर होनी चाहिए, यानी ये दोनों जो है वो बराबर होनी चाहिए। डेल आई अपॉन आई और शुद्ध निवेश और उत्पादन क्षमता जो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। फिर एक गणितीय ढंग से भी इसको हम लोग करके देख सकते हैं। इन्होंने इसका संख्यात्मक उदाहरण भी दिया है। मान लेते हैं कि सिग्मा 25% प्रति वर्ष है और इन्फिनिट जो है वो शुद्ध निवेश बोल सकते हैं इसको, वो 12% है और जो आय है वो 150 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है। तो यदि पूर्ण रोजगार स्तर हमको बनाए रखना है तो हमको यहाँ सॉल्व, ये देखिए गणितीय ढंग से किया गया है, 150 इंटू 12/100 कर देने से हमको आ जाएगा 18 बिलियन डॉलर। ये पहले जो पहला समीकरण है उसी पर इन्होंने वैल्यू रख दी, तो आंसर आया है 18 मिलियन डॉलर। फिर दूसरे समीकरण के अनुसार जब हम वैल्यू रख देते हैं तो इसमें 18 गुणा 25/100, मतलब जो 18 आया था उसको यहाँ रख देंगे, गुणा 25 जो है वो है सिग्मा है ना, सिग्मा जो है प्रति वर्ष जो है वो 25 है। तो यहाँ 18 इंटू 25/100 करने से 4 मिलियन डॉलर आएगा। फिर ये दोनों को प्रथम और द्वितीय समीकरण को लेके फिर कर देंगे 4.5 अपॉन 150 बराबर 3/100 बराबर हो जाएगा 3%। ये प्रतिशत है, 30 दिख रहा है, 3% हो जाएगा। फिर इसमें और एक तरीके से कर सकते हैं, 12 इंटू 100 गुणा 25/100 बराबर 3%, अर्थात कि 3% वह दर है जिस पर निवेश जो है वो 3% दर से बढ़े और जो पूंजी की उत्पादन क्षमता है वो भी 3% की दर से बढ़े, तब कोई अर्थव्यवस्था जो है वो नियमित रूप से विकास कर सकेगी। और इस दर से मतलब डेल आई अपॉन आई, और इससे अगर कोई अर्थव्यवस्था अधिक दर को प्राप्त कर लेती है, मतलब 3% से अधिक कोई दर प्राप्त करती है, तो उसमें तेजी की स्थिति होगी उस अर्थव्यवस्था में। और अगर उससे कम रहती है, मतलब कि डेल आई अपॉन आई इन्फिनिट और सिग्मा से कम रहती है, मतलब उत्पादन क्षमता और जो निवेश में वृद्धि है वो कम होती है, इस दर से अगर विचलन होते हैं और प्रगति कम होती है तो उस अर्थव्यवस्था में मंदी पाई जाएगी। अब इसको इन्होंने एक चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया है, देखते हैं। ये OX अक्ष है, OX अक्ष पर इनकम को लिया गया है, OY अक्ष पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण जो है इस चित्र में समस्त मांग और समस्त पूर्ति की रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। क्षैतिज अक्ष पर आय को, जबकि अनुलंब अक्ष पर बचत एवं निवेश को लिया गया है। जो 35
डिग्री का कोण है वहां पर y इज इक्वल टू एस आई का संतुलन दिखाया गया है। ये बताता है कि प्रारंभ में जो अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु है वहां जो पहला संतुलन बिंदु है वो S1 है। S1 है जहां बचत और निवेश दोनों का स्तर बराबर है और आय का स्तर जो है वो OY1 है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था पूर्ण दक्षता से कार्य कर रही है। फिर इसमें बचत और निवेश दोनों बराबर हैं। अब वार्षिक निवेश की दर यदि I1 है जबकि नई पूंजी का उपभोग पुरानी मशीनों के स्थान पर किया जाता है और गुणक प्रभाव के कारण आय का स्तर बढ़कर S1A यहाँ A है, S1A हो जाती है। लेकिन क्योंकि उत्पादन क्षमता जो होती है वो मतलब घिसावट व्यय के कारण IS न होकर I सिग्मा तक ही रहती है ना। इस वजह से स्पष्ट है रेखा चित्र में कि OY2 अधिक है OY1 से। और इसको बढ़ाकर जब हम निवेश को बढ़ाकर I1 से बढ़ाकर I2 यहाँ दिखा देती हूँ, I1 I2 I3 I1 से बढ़कर I2 हो जाती है तो जो नया संतुलन है वो S2B Y2 Y3 होगी, Y2 Y3 होगी, S2 से S3 पर वो जाएगी। और यहाँ पर जो नया संतुलन होगा S2 में वो B बिंदु पर ये नया संतुलन जो है वो B बिंदु पर आ जाएगा। यह प्रक्रिया जो है वो गुणक के अनुसार चलती रहेगी जब तक कि आय में वृद्धि निवेश में की गई वृद्धि की गुणक के बराबर नहीं हो जाती है। मतलब ये कहना चाह रही है कि निवेश में जैसे वृद्धि, जैसा कि अभी तक हमने देखा कि जो हेरॉड है उन्होंने ये कहा कि G और GW बराबर होने चाहिए। मतलब जो वास्तविक वृद्धि की दर है और जो अभीष्ट वास्तविक वृद्धि की दर और अभीष्ट वृद्धि की दर जो है वो बराबर होनी चाहिए तो अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि अगर इसमें कुछ विचलन होता है तो उससे कुछ असंतुलन उत्पन्न हो सकते हैं। इसी को हम अब देखेंगे। इन्होंने दीर्घकालीन असंतुलन के कुछ मूल रूप बताए हैं, मतलब वो असंतुलन कितने प्रकार से हो सकता है। ये हमारा डायग्राम A है और ये डायग्राम B है। पहले A को देख लेते हैं। इन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से इसको बताया है। अगर इस डायग्राम में हम देखते हैं कि नीचे OX अक्ष पर जो है टाइम को लिया गया है और OY अक्ष पर ग्रोथ रेट को लिया गया, वृद्धि दर और समय को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए G जो है वो अधिक है और GW कम है। मतलब कि वास्तविक वृद्धि दर जो है वो अधिक है और जो अभीष्ट वृद्धि दर है वो कम है। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है कि G अधिक है GW से, तो ये दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति होती है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो संतुलन से हट जाती है और ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति होगी। इससे क्या होगा कि आय में वृद्धि से अधिक जो है, तो देखते हैं कि जब G अधिक है GW से तो दीर्घकालीन स्फीति होती है आय में। इसका मतलब है आय में जो वृद्धि होगी उससे अधिक दर से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, C कम होगा CR से। मतलब कि जो वास्तविक पूंजी है वो कम हो जाएगी आवश्यक पूंजी से, या जो पूंजी की आवश्यकता है उससे। मतलब कि निवेश से अधिक होगा और बचत इसमें अधिक, निवेश से बचत अधिक हो जाएगी, ज्यादा निवेश होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है,
पूंजी की कमी हो जाती है, पूंजी की कमी हो जाती है और जो मांग है वो अधिक होती है और पूर्ति कम हो जाएगी। मतलब कि एक तरह से दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति इसमें उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं दूसरी अवस्था, जब GW अधिक हो जाता है जी से। देखिए GW ये सेम है, OX अक्ष पर टाइम है, OY पर ग्रोथ रेट दिखाया गया है, B डायग्राम है। इसमें देखिए GW अधिक हो गया है G से, मतलब कि अभीष्ट वृद्धि दर जो है वो अधिक हो गई है वास्तविक वृद्धि दर से। संतुलन जो है E बिंदु पर T2 में है, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था इस अवस्था में बढ़ती है कि जहां GW अधिक हो G से, तो ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये स्थिति जो है इस स्थिति से जस्ट उल्टा होगी। यहाँ G अधिक है GW से, तो यहाँ क्या देखे थे हम, दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति थी, जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर GW अधिक है G से। अभीष्ट वृद्धि दर अधिक हो जाती है जब वास्तविक वृद्धि दर से, तो ये दीर्घकालीन मंदी की स्थिति को दर्शाता है। मतलब अर्थव्यवस्था जो है दीर्घकालीन मंदी की ओर बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में C अधिक हो जाएगा CR से और इसमें श्रम की कमी हो जाती है, श्रम की कमी हो जाएगी, पूंजी की अधिकता हो जाती है और ऐसी स्थिति में जो होती है पूर्ति अधिक हो जाती है और मांग की कमी होने लगती है। तो इन दोनों ही तरह के असंतुलन में जो मतलब अर्थव्यवस्था का संतुलन है वो अपने स्थिति से हट जाता है, यही इन्होंने बताया है। डोमर ने जो तीसरी वृद्धि दर बताई है वो सहज या प्राकृतिक वृद्धि दर है, जिसको इन्होंने GN से दर्शाया है। यह दर जो है वो जनसंख्या वृद्धि, टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन होते हैं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी उपकरणों की बढ़ती संख्या या बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रौद्योगिक प्रगति के द्वारा ये पूर्ण रोजगार में उत्पादन और वृद्धि की दर होती है। मतलब इनके द्वारा ये निर्धारित होती है। इसका इन्होंने फॉर्मूला जो समीकरण दिया है वो GN.CR = OR = नॉट S करके बताया है। GN से मतलब यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि की दर से है। इन्होंने फिर आगे बताया कि जो हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, इन्होंने दो और दर बताई थी GW और G। तो इनके अनुसार जब GN, GW और G बराबर होते हैं तभी कोई अर्थव्यवस्था जो होती है वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर होती है। लेकिन इसको इन्होंने छुरीधार संतुलन भी कहा है, मतलब इसको प्राप्त करना मुश्किल होता है। इन्होंने ये बताया कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था GN बराबर GW बराबर G नहीं होती है तो अर्थव्यवस्था में कुछ असंतुलन उत्पन्न होते हैं, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के संतुलन से हट जाती है। ऐसी स्थिति में दो स्थिति निर्मित हो सकती है, उपरोक्त चित्रों में हम देखेंगे। पहली स्थिति जो है इसमें नाम दे देती हूँ A और B। जैसे कि ये दो स्थितियां हो सकती हैं कि जब ये दो स्थितियां हैं, यहाँ पर देखिए GW कम है GN से और इनसे भी कम है G, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में मंदी की कमी होती है। ये स्थिति दर्शाती है कि जो अभीष्ट वृद्धि दर है वो अधिक है, प्राकृतिक वृद्धि दर उससे कम है और जो वास्तविक वृद्धि दर है वो उससे भी कम है। तो ये एक तरह से मंदी, दीर्घकालीन मंदी की स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में श्रम कम हो जाता है और पूंजी की अधिकता होती है। C अधिक होता है CR से। ये दोनों चित्र देखते हैं। एक में क्या है, GW अधिक है GN से और G उससे भी कम है। ऐसी स्थिति दीर्घकालीन मंदी की स्थिति को दर्शाती है। इसमें श्रम की कमी, पूंजी की अधिकता हो जाती है और जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की ओर अग्रसर होने लगता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लाभ कम होने लगते हैं और निवेश धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरी स्थिति देखते हैं B, जहां पर GN यानी प्राकृतिक जो वृद्धि दर है वो अधिक है और प्राकृतिक अधिक है और जो वास्तविक है वो उससे कम है और उससे भी कम है GW मतलब अभीष्ट वृद्धि दर। तो ऐसी स्थिति में इस दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर C कम होता है CR से, मतलब जो वास्तविक निवेश होता है वो कम हो जाता है अनुमानित निवेश से। मतलब निवेश जो है वो अधिक हो जाता है बचत से और श्रम अधिक हो जाती है।
श्रम की अधिकता होती है, पूंजी की इसमें कमी होने लगती है, और इसमें क्योंकि लाभ अधिक होते हैं तो निवेशक जो होते हैं वो अधिक मात्रा में निवेश करना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था जो है वो दीर्घकालीन स्फीति की ओर अग्रसर होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि डोमर ने 3 वृद्धि दर बताई, वास्तविक वृद्धि दर जी, अभीष्ट वृद्धि दर GW। हमने ये देखा कि जब जी अधिक होती है GW से तो क्या होता है, और इसी तरह फिर तीसरा बताया था सहज या प्राकृतिक वृद्धि दर मतलब GN। तो GN और GW और G का कैसा रिलेशन है ये भी देखा। अगर GN इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू G नहीं होती है तो क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। इस तरह से जो हेरॉड का वृद्धि मॉडल है एक तरह से नीति संकेत है कि बचत और स्फीति अंतराल अर्थव्यवस्था में गुण है और स्फीति अंतराल में दोष है। मतलब कि जब स्फीति चल रही होती है तो बचत करना अच्छा होता है, लेकिन जब मंदी चल रही होती है तो बचत एक सामाजिक बुराई होती है। इस बात को उन्होंने इसमें बताया है। और इन्होंने यह भी कहा कि बचत को परिस्थिति के अनुसार से घटाना या बढ़ाना चाहिए। परिस्थितियां क्या है, अगर मंदी है तो बचत न करें, और अगर स्फीति है तो बचत को बढ़ाना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था के संतुलन में सहायता मिलती है। आगे हम देखें तो जो हमारा हेरॉड और डोमर दोनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये देखते हैं कि बचत और निवेश को ही दोनों ने अधिक महत्व दिया है। जहां डोमर ने त्वरण को अधिक महत्व दिया, वहीं जो हेरॉड है उन्होंने गुणक को अधिक महत्व दिया है अपने मॉडल में, वृद्धि मॉडल में। इसी तरह अगर हम इन मॉडलों की सीमाओं की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने कुछ तत्वों को स्थिर मान लिया गया है, जैसे श्रम और पूंजी अनुपात को स्थिर मान लिया गया है जो कि स्थिर नहीं रहते हैं, कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं, ब्याज की दरें भी स्थिर नहीं रहती हैं। तो इन सब चीजों के जो कहें कि इनके प्रभाव का अध्ययन इसमें नहीं किया गया है। साथ ही साथ देखें कि सरकारी कार्य जो शासन द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है उसकी भी उपेक्षा की गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदी या स्फीति की स्थिति में शासन हस्तक्षेप करके स्थितियों को संभालने की कोशिश करती है, जिसको इसमें ये कहा गया है कि शासकीय हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। इसी तरह ये भी माना गया है इसमें मान्यताओं में कि वस्तुएं एक प्रकार की होती हैं। वास्तव में अर्थव्यवस्था में देखें तो सभी वस्तुएं जो होती हैं एक ही प्रकार की नहीं होती हैं। इवन जो एक जैसी दिखने वाली चीजें होती हैं उनमें भी बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी इन मॉडलों में कमी है, तब भी हम यह नहीं कह सकते कि इनका जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इनका सिद्धांत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये जो मॉडल है वो राजकोषीय तटस्थता पर आधारित है। ये उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए एक आरोही संतुलन की स्थिति को प्रकट करता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि केन्स के जो स्थैतिक अल्पकालीन और बचत तथा निवेश के सिद्धांत को इसमें गत्यात्मक और दीर्घकालीन बनाने की कोशिश की है। मतलब केन्स ने अल्पकालीन विश्लेषण किया था, एक तरह से इन्होंने दीर्घकालीन विश्लेषण उसी को आधार मानते हुए किया है, जो कि एक प्रेरणादायक प्रयत्न है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हेरॉड डोमर मॉडल समझ आया होगा। धन्यवाद।